ब्रीफ अकाउंट ऑफ इवोल्यूशन में बता रखा है कि कब कब कौन कौन सी स्पीशीज आई, बस ये कुछ डेट से याद रखनी पड़ेंगी आपको, सब अंदाजे पे है। आज से लगभग 500 मिलियन साल पहले, 500 मिलियन ईयर्स अगो, इनवर्टिब्रेट्स इवॉल्व हो गए थे। इनवर्टिब्रेट मतलब जिनके पास रीढ़ की हड्डी, जिसमें केकड़े, क्रैब्स आते हैं, सीपिया, सीपिया यानी लॉबस्टर्स वगैरह जैसे वो होते हैं ना शेल वाले मोलस्क, हाँ क्रस्टेशियंस आते हैं। 450 मिलियन साल पहले पौधों ने जमीन पर आना शुरू किया। पहले पौधे पानी में ही होते थे, लेकिन पौधे वो पहले ऑर्गेनिज्म थे, लिविंग ऑर्गेनिज्म थे, जिन्होंने जमीन पर आकर ग्रो करना शुरू किया। पौधों के जमीन पर आने से पहले जानवर भी नहीं होते थे जमीन पे। सो प्लांट्स वर द फर्स्ट टू इन्वेड लैंड। इन्वेड मतलब आक्रमण करना या कहीं पर कब्जा करना। तो सबसे पहले जमीन पर कब्जा करने वाले कौन थे? प्लांट्स। वो पानी से ही आए थे। आगे लिखा है 400 मिलियन साल पहले आर्थ्रोपोड्स इन्वेडेड द लैंड। तो सबसे पहले जो जानवर जमीन पर आए वो थे आर्थ्रोपोड्स। नेक्स्ट 350 मिलियन साल पहले जॉलेस फिश आ गई थी, ऐसी मछली जिसका मुंह गोल होता है और वो दूसरी मछलियों पे चिपक के खून चूसती रहती है। हमने 11th में इसके बारे में पढ़ा भी है, इनको साइक्लोस्टोम्स बोलते हैं। आगे लोब फिन्स है। लोब फिन्स को आज के दौर के मेढक और सैलामेंडर का पूर्वज माना जाता है। लोब फिन्स वो मछलियां हैं जिनके फिन्स में लोब होते हैं, जैसे मछली है, देखो ध्यान से, ये थोड़ी अलग लग रही है आपको क्योंकि यहां पर इसके लोब बने हुए हैं, यानी इसके जो फिन्स है वो मस्कुलर है, वो उनकी मदद से हाथ पैरों की तरह चल पा रहे हैं। तो लिम्स बन गए ना, देखो हाथ और पैर बन गए। तो आज के जितने भी एम्फीबियंस हैं वो सब इसी मछली के वंशज माने जाते हैं। इस मछली को वैज्ञानिकों ने विलुप्त मान लिया था, एक्सटिंक्ट मान लिया था, लेकिन बाद में पता लगा कि नहीं, ये तो आज भी जिंदा है, क्योंकि साउथ अफ्रीका में लेक में इसके कुछ रिमेनिंग्स यानी कुछ जिंदा मछलियां ऐसी मिल भी गई थी। जियोलॉजिकल टाइम स्केल क्या होता है बच्चों? जियो का मतलब होता है अर्थ। आप जमीन में जितनी खुदाई करेंगे, जितनी गहराई में जाएंगे, उतने पुराने समय में जाएंगे। और अब तक धरती में 4 युग बीत चुके हैं, 4 एरा। एक एरा करोड़ों वर्ष की होती है। सबसे पहला था प्रोटेरोजोइक, जिसमें अर्थ बनी। फिर आया पैलियोजोइक, पैलियोजोइक में जब जीवन की शुरुआत हुई। फिर मीजोजोइक, मीजोजोइक में डायनासोर्स का राज था। और अभी जो युग चल रहा है वो है सीनोजोइक। सो दे आर 4 एरा, प्रोटेरोजोइक, पैलियोजोइक, मीजोजोइक, सीनोजोइक। तो सीनोजोइक में अभी फिलहाल हम लोग हैं। और सीनोजोइक एरा में सबसे डोमिनेंट अर्थ पे अगर कोई है तो मैमल्स हैं, मैमल्स। और पौधों में कोई डोमिनेंट है तो वो है एंजियोस्पर्म्स। इससे पीछे जाएं अगर मीजोजोइक एरा में, तो डायनासोर्स यानी रेप्टाइल्स वर द डोमिनेटिंग। और उस टाइम पर प्लांट्स में थे जिम्नोस्पर्म्स वर द डोमिनेटिंग। कौन थे डोमिनेटिंग? जिम्नोस्पर्म्स और टेरिडोफाइट्स वगैरह, ये सब आते थे। फिर कुछ पीरियड्स होते हैं ऐसे, इनके नाम याद करने की कोई जरूरत नहीं है, बस एक दो ये ऐसे याद कर लेना कि डेवोनियन जो होता है उसे एज ऑफ फिशेस बोलते हैं। इस वक्त फिशेस का कब्जा था पूरी अर्थ पे। कार्बोनीफेरस को बोलते हैं एज ऑफ एम्फीबियंस। 500 मिलियन साल पहले इनवर्टिब्रेट्स बन गए थे, बिना रीढ़ की हड्डी वाले। 400 मिलियन साल पहले ये आ गए थे, प्लांट्स इन्वेडेड द लैंड। और ये वो मछली है जिसके बारे में बात कर रहा था, जॉलेस फिश, साइक्लोस्टोम है ना जॉलेस, 350 मिलियन साल पहले। पहली सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ, फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ आज से लगभग 2000 मिलियन साल पहले बन चुकी थी। सम ऑफ द सेल्स हैव द एबिलिटी टू रिलीज ऑक्सीजन बाय फोटोसिंथेसिस। धीरे धीरे ऐसे लाइफ आगे और बढ़ती गई। ये जो फिश अभी आप देख रहे हैं जिंदा है, ये ऐसी कुछ मछलियां अभी और भी हैं दुनिया में, लेकिन ये माना जाता है कि ये मछलियां करोड़ों वर्ष पुरानी है। आज के जो मेंढक और सैलामेंडर जो आज के दौर के एम्फीबियंस हैं वो सब इसी के डिसेंडेंट्स हैं। डिसेंडेंट मतलब वंशज है। तो दे वर द फर्स्ट टू इन्वेड लैंड। ये देखिए आज के जो एम्फीबियन है वो किससे आए हैं? लोब फिन से। देखिए आगे लिखा है 320 मिलियन ईयर्स अगो सीवीड, समुद्री घास और कुछ पौधे होते थे। एम्फीबियन इवॉल्व हुए रेप्टाइल्स में। रेप्टाइल्स किससे आए? एम्फीबियन से आए। कैसे? उन्होंने ऐसे अंडे देने शुरू किए जिनका थिक शेल था, थिक शेल्ड एग्स। क्योंकि एम्फीबियन अंडे पानी में देते हैं, लेकिन रेप्टाइल अपने अंडे जमीन पर देते हैं। जमीन पर देने वाले जो जानवर, मतलब अंडे देने वाले जानवर, इनके अंडे इतने थिक होते थे कि ये डिहाइड्रेट नहीं होते। एम्फीबियन का अंडा डिहाइड्रेट हो जाएगा बिना पानी के, रेप्टाइल का नहीं होता था। तो एक बड़ा अडेप्टेशन था जमीन पर रहने के लिए। एम्फीबियन की स्किन मॉइस्ट थी, रेप्टाइल ने अपनी स्किन को ड्राई और स्केली तैयार किया जिससे वो जमीन पर रह पाए। उस टाइम पर जब रेप्टाइल्स इवॉल्व हुए, उस टाइम पर जाइंट फर्न्स होते थे, यानी टेरिडोफाइट्स।
वर प्रेजेंट बट दे ऑल फेल टू फॉर्म कोल डिपॉजिट स्लोली। तो करोड़ों वर्ष पहले जब डायनासोर्स का वक्त था, डायनासोर्स घूमते थे, उस वक्त एंजियोस्पर्म्स नहीं थे, टेरिडोफाइट्स थे, फर्न्स, और वो सब जमीन में दफन हो गए, जिसे आज हम पेट्रोल, कोयला, डीजल के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तभी तो बोलते हैं फॉसिल फ्यूल, क्योंकि वो प्रीवियस पॉपुलेशन के बचे कुचे से बना है, फॉसिल से बना है। एज ऑफ रेप्टाइल्स एंड जिम्नोस्पर्म, भाई किसको बोलते हैं? इसको बोलते हैं मीसोजोइक एरा को। कौन सी एरा को? अभी का चल रहा है सीनोजोइक एरा, प्रेजेंट जो है। तो मीसोजोइक एरा में रेप्टाइल्स वर डोमिनेटिंग और उनके साथ प्लांट कौन थे? जिम्नोस्पर्म। अब ये जो मीसोजोइक एरा थी, इसमें 3 पीरियड थे, ट्रायसिक, जुरासिक और क्रिटेशियस। ट्रायसिक में डायनासोर्स की शुरुआत हुई, स्टार्टिंग हुई। जुरासिक में उन्होंने पूरा राज किया, पूरी दुनिया में फैल गए रेप्टाइल्स, और क्रिटेशियस में उनका अंत हो गया। क्रिटेशियस युग में कितने युग हुए? 3 पीरियड्स हुए। सबसे पहला जो ट्रायसिक, ट्रायसिक में शुरुआत हुई रेप्टाइल्स की, जुरासिक में वो डोमिनेंट हो गए, और क्रिटेशियस में वो खत्म हो गए। कौन खत्म हो गए? और इसके 2 रीजन बताए जाते हैं इनके खत्म होने के। कुछ कहते हैं क्लाइमेट चेंज, मौसम में बदलाव आया। दूसरे कहते हैं कि ज्यादातर रेप्टाइल्स बर्ड्स में इवॉल्व हो गए। किसमें इवॉल्व हो गए? आगे देखिए, ये जो आप देख रहे हैं, इसके नाम के 2 हिस्से हैं, इक्थियो और सॉरस। इक्थियो का मतलब होता है फिश, सौर का मतलब होता है रेप्टाइल। तो ये पहले ऐसे रेप्टाइल थे जिन्होंने जमीन से वापस पानी में जाने का डिसीजन लिया। और आज की जो शार्क है, प्रेडेटर फिश है, वो इसी का वंशज माना जाता है। किसका? इक्थियोसॉरस। तो दे वर फिश लाइक रेप्टाइल्स, ठीक है ना। सम लैंड रेप्टाइल वेंट बैक टू द वाटर टू इवॉल्व लाइक फिश लाइक रेप्टाइल। क्या नाम रखा इनका? इक्थियोसॉरस। 200 मिलियन साल पहले कुछ बड़े मतलब कुछ बड़े डायनासोर होते थे, उसमें से एक नाम था टायरेनोसोरस रेक्स, टी-रेक्स। आपने जुरासिक पार्क मूवी में नाम सुना होगा, टायरेनोसोरस रेक्स। इसके बड़े बड़े दांत थे, डैगर लाइक फियरसम टीथ। और इक्थियोसॉरस के बाद ये ट्राइसेराटॉप्स, इसके सर पे 2 सींग और नाक पर एक, ये आज के राइनो का एंसेस्टर माना जाता है। और ये स्टेगोसॉरस, जिसके ऊपर कांटे कांटे आपको दिख रहे हैं। तो उस टाइम के अलग अलग डायनासोर्स थे। लंबी गर्दन वाला ब्रैंकियोसॉरस। तो डायनासोर्स आज से 65 मिलियन ईयर्स अगो अचानक से खत्म हो गए, अचानक से गायब हो गए, 65 मिलियन ईयर्स अगो। और उसके बाद कौन आ गए? मैमल्स हैं। और अभी जो एरा चल रही है वो है, तो सीनोजोइक एरा में कौन है भाई? मैमल्स। अच्छा, 2 पीरियड है इसमें, टर्शियरी और क्वाटरनरी। टर्शियरी में शुरुआत ही हुई थी मैमल्स की, क्वाटरनरी में हम लोग आ गए, एज ऑफ मैन। डायनासोर अचानक से खत्म कब हुए थे? 65 मिलियन ईयर्स अगो, ठीक है। इसके 2 रीजन बताए जाते हैं। सम से क्लाइमेट चेंज किल्ड है, मौसमी बदलाव ने उनको मारा। दूसरे कहते हैं कि सम से मोस्ट ऑफ देम इवॉल्वड इनटू बर्ड्स, ज्यादातर रेप्टाइल क्या बन गए? बर्ड्स बन गए। आ रहा है समझ में? फर्स्ट मैमल्स वर लाइक श्रू। जो धरती पर पहले मैमल थे वो चूहे और गिलहरी जैसे थे। यानी आज के मैमल्स लाखों साल पहले के चूहे और गिलहरियों से बने हैं आज के मैमल्स। तो फर्स्ट मैमल धरती पे कैसे थे? श्रू लाइक। श्रू मतलब चूहे और गिलहरी जैसे, क्योंकि इनका बचना आसान था। ये तंग से तंग जगह, मतलब संकरी जगह में भी चले जाते थे, ऑक्सीजन भी इनको कम चाहिए थी। तो वैसे माहौल में जब डायनासोर मर रहे थे, उस टाइम पे ये बच गए। कौन बच गए? मैमल्स, जो कि कैसे थे? श्रू लाइक। बाद में इनके बच्चों के बच्चे हुए और ये बड़े हुए। अच्छा, एनसीईआरटी ये भी कहती है कि जब नॉर्थ अमेरिका का कॉन्टिनेंट साउथ अमेरिका से मिला, तो वहां के जानवर नीचे के जानवरों के साथ कंपटीशन में आ गए, जिससे इनका भी इवोल्यूशन हुआ और इनका भी इवोल्यूशन हुआ। नहीं तो क्या होता, वो अपनी दुनिया में खुश थे। और ऐसा भी कहा जाता है कि आज जो ये 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, कई वर्ष पहले, कई करोड़ों साल पहले, ये एक सुपर कॉन्टिनेंट था बहुत बड़ा, जिसका नाम था पेंजिया। क्या नाम था? इसे कुछ लोग गोंडवाना लैंड भी कहते हैं। गोंडवाना लैंड या पेंजिया एक बड़ा द्वीप था, बहुत बड़ा। उसी की टेक्टोनिक प्लेट्स के खिसकने से 7 अलग कॉन्टिनेंट्स बन गए, जिन्हें हम आज जानते हैं। और अभी रीसेंट न्यूज ये है कि साउथ अफ्रीका का एक हिस्सा अलग हो रहा है, जो धीरे धीरे आकर, मतलब लाखों साल बाद, इंडिया से मिलेगा। फिर मुंबई और गोवा पे एक नई माउंटेन रेंज आ जाएगी। हिमालय तो ऑलरेडी है, उसका नाम कुछ और रख देंगे, उसका नाम गोवालिया रख देंगे, कुछ रख, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि देखो, साउथ अमेरिका, इन साउथ अमेरिका देयर वर मैमल्स रिजेंबलिंग हॉर्स, हिप्पोपोटामस, बियर्स ड्यू टू कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। ये क्या होता है? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, कॉन्टिनेंट्स का खिसकना। When South America joined North America, these animals were overridden by North American fauna. Overridden का मतलब है कंपटीशन में आ गए।
ड्यू टू कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल सर्वाइव्ड। देखो मार्सुपियल बड़े ही अजीब से जानवर है, अगर उनको आज की डेट में कंपेयर किया जाए मैमल से तो वो बहुत पिछड़े हुए। कैसे? मैमल्स अपना बच्चा पूरा बनने के बाद पैदा करते हैं और मैमल्स को बोलते हैं प्लेसेंटल मैमल्स, लेकिन मार्सुपियल भी एक तरह के मैमल ही है पर उनका बच्चा पूरी तरह बना नहीं होता है। कंगारू का बच्चा जब पैदा होता है तो ना तो उसकी स्किन बनी होती है ना उसकी आंखें खुली होती है, वो बस एक मांस के टुकड़े जैसा है जो किसी तरह धीरे धीरे माँ के ब्रूड पाउच में एंटर करता है और वहीं पे लगे मेमोरी ग्लैंड से मिल्क पीकर बड़ा होता है। वही जो प्लेसेंटल मैमल है जैसे काऊ, बफेलो, ह्यूमन, हम लोग पूरा बच्चा जब बन जाता है उसके बाद उसे जन्म देते हैं। कुछ समझ में आया आपको? फर्क है। तो जब मार्सुपियल इतने इंफीरियर हैं, इतने पिछड़े हुए हैं इस तरह के, तो वो एग्जिस्ट ही क्यों करते हैं? वो एग्जिस्ट इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें पूरी दुनिया से कंपटीशन मिला ही नहीं। वो पूरी दुनिया से क्या रह गए? अलग थलग। जब दुनिया से अलग थलग रह गए, कंपटीशन नहीं मिला, तो वो इवॉल्व भी नहीं हो पाए। मार्सुपियल्स के जिंदा होने का कारण ही यही है, जियोग्राफिकल आइसोलेशन। उन्हें पूरी दुनिया से क्या मिला? आइसोलेशन। कोई वहां गया नहीं, वहां का कोई बाहर आया नहीं। कई लाखों साल तक ऐसा ही रहा। ऑस्ट्रेलिया एक कॉन्टिनेंट है, हर तरफ से पानी से घिरा हुआ है, कोई बाहर से आ नहीं सकता, वहां का कोई जा नहीं सकता। तो ऑस्ट्रेलिया के मार्सुपियल अलग ही तरीके से इवॉल्व हो गए। लिखा है ना यहाँ पे, ड्यू टू कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल सर्वाइव्ड बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कंपटीशन फॉर एनी अदर फ्रॉम एनी अदर मैमल। इनको याद नहीं करना है, ये बस एक इवोल्यूशन का वो दिखा रखा है सीरीज कि भाई किससे कौन इवॉल्व हुआ। ऐसे डायग्राम्स को क्लैडोग्राम कहते हैं जिसमें नीचे कॉमन एंसेस्टर और ऊपर डिसेंडेंट्स यानी कि वंशजों को लिखा जाता है। अब आपको ह्यूमन का इवोल्यूशन सीरीज याद रखना है, कब कब कौन मिला था। वैसे मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, आपको ये ट्रिक से याद करना है। ट्रिक ये है, डरा हुआ है नया चीफ मिनिस्टर, ऐसे याद करते थे हम लोग, डरा हुआ है नया चीफ मिनिस्टर। बट इसमें आप सी हटा देना, आप लोग ऐसे नया मिनिस्टर याद कर लो, डरा हुआ है नया मिनिस्टर। ड्रायोपाइथिकस, रामापाइथिकस, ऑस्ट्रेलोपाइथिकस, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, निएंडरथैल मैन, मॉडर्न मैन। क्रो-मैग्नन मैन का जिक्र है नहीं बुक में तो उसको मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, जब आप नीट की तैयारी करेंगे तब पढ़ लेना उसको। अभी फिलहाल आप ये देखो, ये दो फॉसिल देखो, यहाँ पे कहीं भी बुक ये नहीं कहती कि हमारे एंसेस्टर है, बुक ये कहती है कि अब तक का सबसे पुराना फॉसिल है जो मिला है। हो सकता है कि आज के ह्यूमन इन्हीं से इवॉल्व हुए हो। एक था ऑस्ट्रेलोपाइथिक ड्रायोपाइथिकस, एक था रामापाइथिकस। ड्रायोपाइथिकस जो था वो ज्यादा बंदर जैसा था और रामापाइथिकस ज्यादा ह्यूमन जैसा था। रामापाइथिकस का फॉसिल इंडिया में मिला था, शिवालिक पहाड़ियों में, हिमालयन रेंजेस में, इसलिए उसका नाम रामा पड़ा, रामा फ्रॉम इंडिया। ठीक है, तो रामापाइथिकस का फॉसिल इंडिया में मिला था, ये ज्यादा इंसान जैसा था। और ड्रायोपाइथिकस का फॉसिल ये मिला था, किधर मिला था इसका फॉसिल? बुक में लिखा है देखो, ना 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 वहां नहीं मिला था। ड्रायोपाइथिकस ईस्ट अफ्रीकन ग्रासलैंड्स होगा। नहीं नहीं लिखा नहीं है, ठीक है। नहीं, वो आगे इथोपिया तंजानिया अलग है, वो मैन लाइक बोन्स है, वो उसमें वाला चीज। तो आप ये मान लीजिए अफ्रीका में ही मिले थे फॉसिल्स ड्रायोपाइथिकस के और रामापाइथिकस के इंडिया में। अगर आपसे ये पूछा जाए बताइए कॉमन एंसेस्टर कौन है ह्यूमन का और एप्स का, तो आंसर है ड्रायोपाइथिकस। यही लिखना है आपको, कॉमन एंसेस्टर ऑफ मैन एंड एप्स, कॉमन एंसेस्टर एंड मैन एंड एप्स, उसका नाम है ड्रायोपाइथिकस। चिंपैंजी गोरिल्ला जो होते हैं ना बेटा, वो हमारे पूर्वज नहीं है, वो हमारे कजन्स हैं। क्या है? हमारे साथ ही इवॉल्व हुए, उनसे अलग है। वो पढ़ाई लिखाई नहीं की तो आज ऐसे हो गए देखो। अच्छा, 3 से 4 मिलियन साल पहले आदमियों जैसी हड्डियां, आदमी जैसे कुछ जीव ईस्ट अफ्रीका के ग्रासलैंड में चलते थे। दे हैड हाइट, इनकी हाइट 4 फुट तक की थी और ये सीधे चलते थे, अपराइट। दिस बिलीफ इज बेस्ड ऑन फॉसिल्स। ये फॉसिल कहाँ मिले थे? ये फॉसिल मिले थे मैन लाइक बोन्स के इथोपिया और तंजानिया में। फिर आया ऑस्ट्रेलोपाइथिकस। बेटा इसके नाम पे मत जाना, इसके नाम को सुनकर लोगों को लगता है ऑस्ट्रेलिया, नहीं 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 नहीं, ये ईस्ट अफ्रीका में मिला था। कहाँ मिला था? ईस्ट अफ्रीका के ग्रासलैंड्स में मिला था। इसका नाम था ऑस्ट्रेलोपाइथिकस। ये पत्थर से शिकार करता था, स्टोन वेपन से, और फल खाता था, एट फ्रूट्स। एक बार फिर से बोलो, क्या नाम है? ऑस्ट्रेलोपाइथिकस। कहाँ रहता था? ईस्ट अफ्रीका। कितने साल पहले रहता था? 2 मिलियन ईयर्स अगो। शिकार किससे करता था और खाता क्या था? फ्रूट्स को खाता था। नेक्स्ट आया होमो हैबिलिस।
होमो हैबिलिस की हैबिट्स, इसकी आदतें ह्यूमन जैसी थी, इसीलिए इसका नाम क्या रखा, होमो हैबिलिस। इट वाज मोर मैन लाइक, ज्यादा इंसान जैसा था। लिखा ना फर्स्ट ह्यूमन लाइक बीइंग होमोनिड, ये पहला इंसान जैसा था। और ये कितने साल पहले था, 2 मिलियन ईयर्स अगो। इसका ब्रेन साइज था 650 से 800 सीसी। याद रखना सीसी का मतलब होता है सेंटीमीटर क्यूब। तो अगर हम 1000 सीसी बोलते हैं तो दैट इज 1000 ml, मतलब 1 लीटर। तो ये आपके क्रेनियम के अंदर दिमाग के लिए जगह है, जितनी बड़ी जगह उतना बड़ा दिमाग। तो दिमाग का साइज नापने का तरीका है क्रेनियल कैपेसिटी बताना। क्रेनियल कैपेसिटी मतलब क्रेनियम के अंदर जगह कितनी है। तो जितना बड़ा जगह होगा अंदर, जितनी स्पेस होगा, ब्रेन भी उतना बड़ा होगा। और ह्यूमन इवोल्यूशन के ऑर्डर में इंसानों का लगातार ब्रेन साइज बड़ा है। तो जैसे मैं अभी आपको बता रहा हूँ 650 से 800 सीसी, इसके बाद अगर मैं कोई और फॉसिल की बात करूंगा तो उससे ज्यादा ही होगा। ये मांस नहीं खाता था, डिड नॉट ईट मीट, ह्यूमन जैसा था पहला। नेक्स्ट 1.5 मिलियन ईयर्स अगो तो आया होमो इरेक्टस। इसका नाम इरेक्टस इसलिए रखा क्योंकि ये इरेक्ट सीधा चलता था, झुककर नहीं चलता था, इसलिए इसका नाम था होमो। और इसका ब्रेन देखिए बड़ा है, कितना है, 900 सीसी। ये मांस खाता था, शिकार करके खाता था, ठीक है। सो होमो इरेक्टस कितने सीसी का दिमाग, 900 सीसी। कितने साल पहले पाया जाता था, क्या खाता था, मीट खाता था। नेक्स्ट उसके बाद आया होमो निएंडरथैलेंसिस, इसे निएंडरथल मैन भी कहते हैं। आपने अगर कार्टून वगैरह में आदि मानव देखा होगा, फ्लिंटस्टोन्स करके कार्टून भी आता था पहले, शायद देखा हो तो, उसमें वो लोग दिखाते कि पहले का इंसान जो था काफी जंगली सा था और जानवरों की स्किन पहनता था। वो यही है होमो निएंडरथैलेंसिस, ये जानवरों की स्किन पहनता था। इसको बोलते हैं हाइट्स, जानवरों की स्किन को क्या बोलते हैं, ये होता था 1 लाख से 40,000 साल पहले। कितना, 1 लाख से 1000 साल पहले। इसका ब्रेन साइज कितना था, 1400 सीसी, काफी बड़ा दिमाग था। और ये रहता था ईस्ट और सेंट्रल एशिया में। और इसके अंदर इंसानों वाली हरकतें बहुत ज्यादा थी, जैसे कि ये अपने मरे हुए रिश्तेदारों को दफनाता था, ये ह्यूमन वाली प्रॉपर्टी हुई ना, तो बरीड देयर डेड। और ये अपने शरीर को ढकता था, किससे, हाइट्स, हाइट्स यानी कि जानवरों की स्किन से। सो काफी ज्यादा इंसान जैसा था। इसके बाद फाइनली आ गया आज का मॉडर्न मैन, जिसे को बोलते हैं होमो सेपियन। तो होमो सेपियन आज से 75,000 से 10,000 साल पहले ड्यूरिंग आइस एज इवॉल्व हुए। ड्यूरिंग आइस एज मतलब जब धरती पूरी तरह बर्फ में ढकी हुई थी, तब ये धरती पर इवॉल्व हुए। इन्होंने शुरू करी केव आर्टिंग, मतलब केव आर्ट यानी गुफाओं में पेंटिंग वगैरह बनाना, ऐसा करके रिकॉर्ड रखते थे चीजों का। तो हमारे देश में एक जगह है भीमबेटका रॉक्स, वहां पर कई लाख साल पुरानी पेंटिंग्स हैं जो खुद इंसानों ने, आदि मानव ने बनाई है पहले के टाइम पे, जिससे पता लगता है कि इंसान यहाँ बहुत पहले से रहते आ रहे हैं। प्री हिस्टोरिक केव आर्ट 18,000 साल पहले शुरू हुआ। एग्रीकल्चर, खेती शुरू हो गई, ह्यूमन सेटलमेंट शुरू हो गया 10,000 साल पहले। तो होमो सेपियन आज के मॉडर्न मैन का साइंटिफिक नेम है, क्या है, होमो सेपियन। ड्यूरिंग आइस एज ये इवॉल्व हुए। तो आपको ये सीक्वेंस याद करना है, डरा हुआ है नया मिनिस्टर, ऐसे याद कर लेंगे ना, नया मिनिस्टर, नया मतलब निएंडरथल मैन, मिनिस्टर मतलब मॉडर्न मैन। डरा हुआ है नया मिनिस्टर, ऐसे याद कर लेंगे। सो डी फॉर ड्रायोपाइथेकस, आर फॉर पाइथेकस, ए फॉर ऑस्ट्रेलोपाइथेकस, एच फॉर होमो हैबिलिस, एच फॉर, एन फॉर निएंडरथल मैन, एम फॉर, मैं प्रॉपर्टी बोलूंगा आप नाम बोलना, मोर एप लाइक, कॉमन एंसेस्टर ऑफ मैन एंड एप्स, ठीक है, मोर मैन लाइक एंड फाउंड इन शिवालिक रेंजेस हिमालय, रामापाइथेकस। अच्छा नेक्स्ट बता रहा हूं मैं आपको, ध्यान से सुनना, प्रॉपर्टी बता रहा हूं मैं आपको। ये पत्थर से शिकार करता था, मीट खाता था नहीं, और इसका दिमाग 650 से 800 सीसी का था। ऑस्ट्रेलोपाइथेकस, ऑस्ट्रेलोपाइथेकस के बारे में बता रहा हूं आपको, देखो इसमें लिखा होगा। नेक्स्ट होमो हैबिलिस वाज फर्स्ट होमोनिड, पहला इंसान जैसा जीव कौन था, होमो। अच्छा 900 सीसी का दिमाग और सीधा चलता था, जानवरों की स्किन पे आता था, अपने मृत परिजनों को दफना देता था, निएंडरथल मैन। और आइस एज में इवॉल्व हुआ मॉडर्न मैन, याद रहेगा सबको। तो इस तरह ह्यूमन इवोल्यूशन भी पूरा हो गया हमारा। यहाँ पे कंपैरिजन कर रखा है ह्यूमन के स्कल का और चिंपैंजी के बच्चे के स्कल का। चिंपैंजी के बच्चे का स्कल ह्यूमन के स्कल से बहुत मिलता है। इससे ये समझ में आता है कि कहीं ना कहीं हम एंसेस्टर हमारे जो है काफी इनसे कॉमन रहे होंगे।
The skull of baby chimpanzee is more like adult human skull than the adult chimpanzee skull. So इस कंपैरिजन से समझ में आता है कि कहीं ना कहीं पीछे हम मतलब इतिहास में जुड़े हुए थे, एक कॉमन एंसेस्टर से हम आए। और एग्जाम में अगर क्वेश्चन आया कि कॉमन एंसेस्टर लिखो, क्या नाम है उसका, तो आंसर है ट्रायोपाइथेकस। एक बार फिर से बोलो, डी से क्या था, आर से, ए से, एच से होमो हैबिलिस, एच से, एन से निएंडरथैल मैन और एम से मॉडर्न मैन। आया समझ में? तो हमने ब्रीफ अकाउंट ऑन इवोल्यूशन भी पढ़ लिया, हमने ह्यूमन इवोल्यूशन का सीरीज भी पढ़ लिया। अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम और उसके कुछ प्रॉब्लम्स भी करेंगे, तो ये चैप्टर हमारा पूरा हो जाएगा। हार्डी और वीनबर्ग दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक इमेजिनरी, काल्पनिक सिचुएशन को इमेजिन किया कि भाई क्या होगा अगर इवोल्यूशन ना हो, इवोल्यूशन कब नहीं होगा। देखो, अगर आपको लाइट को अच्छे से समझना है तो आपको डार्कनेस पता होनी चाहिए, उसी तरह अगर आपको हीट को समझना है तो आपको कोल्ड के बारे में पता होना चाहिए, अगर आपको अच्छाई के बारे में समझना है तो बुराई पता होनी चाहिए, तभी तो आप कंपेयर कर पाओगे। तो उसी तरह अगर आपको इवोल्यूशन के बारे में समझना है कि इवोल्यूशन कैसे होता है, तो आपको उन फैक्टर्स के बारे में भी पता होना चाहिए जिनसे इवोल्यूशन नहीं होता। तो इस कंडीशन में हार्डी वीनबर्ग ने एक ऐसा इक्विलिब्रियम बताया जिसे आज हम लोग बोलते हैं हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम। हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम या फिर इसको बोलते हैं जेनेटिक इक्विलिब्रियम। और ये कोई वास्तविक प्रैक्टिकल सिचुएशन नहीं है, ये पूरी तरह क्या है, हाइपोथेटिकल है, पूरी तरह क्या है, ऐसा रियलिटी में होता नहीं है। तो तुम पढ़ क्यों रहे? हम इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हम ये समझ पाए इवोल्यूशन किन कारणों से होता है। ठीक है, सो हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम या जेनेटिक इक्विलिब्रियम इज अ hypothetical situation when when evolution does not occur। क्या नहीं होता? जब इवोल्यूशन नहीं होता, उस हाइपोथेटिकल कंडीशन को बोलते हैं, उसको बोलते हैं हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम। सो तो हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम में कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस allele frequencies या sum of allele frequencies in a population remains constant generation after generation, पीढ़ी दर पीढ़ी, if not disturbed the gene pool। अगर हम किसको डिस्टर्ब ना करें, ये जीन पूल क्या होता है बच्चों? वैरायटी ऑफ जीन्स इन अ पॉपुलेशन। जैसे एग्जांपल के लिए इधर देखिए, ये हमारा देश है इंडिया फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब हम इंडियंस का अपना ही क्या है भाई, हम चाहे दुनिया की नजर में सारे एक जैसे ही हो, लेकिन हमें पता है भारतीयों की हमें बहुत वैरायटी है, हम सब एक जैसे हैं ही का, हमारे गांव के लोग एक अलग अलग होते हैं, तो शहर के लोगों में बहुत वैरायटी, तो वैरायटी है, मतलब हम इंडियंस के जीन्स लगभग एक जैसे हैं, हम इंडियंस के जीन लगभग, तो हम सबके जीन्स के कलेक्शन को क्या बोलते हैं? सो व्हाट इज जीन पूल? वैरायटी ऑफ जीन्स का कलेक्शन, सभी इंडियन ह्यूमंस का। ठीक है, अब मान के चलते हैं हम थोड़ा सा, जैसे कोई बाहर से शादी कर लेता है, जैसे मान लो हमारा जैसे प्रियांशी है, मान लो प्रियांशी की शादी एक अफ्रीकन लड़के से करा देते हैं जिसकी उम्र 7.5 है ना, 7.5 हाइट है जिसकी, हाइट ज्यादा 8 फुट की हाइट, ओके। तो शादी करा दी अफ्रीकन लड़के से,
लेकिन इसने एक शर्त पे करी कि वो घर जमाई बनेगा, यहीं आके रहेगा, वहां नहीं। यहीं आ गया, यहीं रहता है, काम भी यही करता है, साथ में रहता है प्रियांशु। और समय बीतता गया, सब कुछ ठीक चल रहा है, धीरे धीरे इनके बच्चे भी होते हैं। अब बच्चे जो होते हैं उनमें इंडियंस और अफ्रीकन दोनों जीन्स होंगे। भजनपुरा की गलियों में अफ्रीका के जीन्स घूम रहे हैं। भजनपुरा के बच्चे क्या है, ये कैसे बच्चे अजीब से, इनके बाल की त्वचा का रंग है, आई बात समझ में? जैसे बाकी बच्चे बोलते हैं मम्मा, इसके बच्चे बोलते हैं यो मम्मा, बड़ी बड़ी उंगली है, दिखने में भी अजीब से। तो एक तरीके से उस अफ्रीकन आदमी ने आके इंडिया का क्या डिस्टर्ब कर दिया, जीन पूल डिस्टर्ब कर दिया, इंडियन पॉपुलेशन में नई जीन्स ऐड नहीं कर दिए। समझ में आया कुछ? तो ऐसे जीन पूल डिस्टर्ब होता है, तो इससे इंडियन पॉपुलेशन का क्या हुआ, इवोल्यूशन। उल्टा भी हो सकता है, जैसे चाइना है हमारा पड़ोसी देश, चाइना का अपना एक जीन पूल है, चाइना का अपना एक जीन पूल है। मान लो अमान जो है यहाँ से पढ़ने के बहाने चाइना जाता है, पढ़ने के बहाने जाता है, पढ़ा तो है नहीं, और वहीं जाके धीरे धीरे सेटल हो जाता है। मोमोज खाते खाते उसको कोई चाइनीज लड़की पसंद आ जाती है, और वहीं कहता है बस मुझे जिंदगी भर यही मोमोज खाने, अब शादी कर लेता है, वही रह लेता है। ठीक है, धीरे धीरे क्या होता है भाई, बच्चे हो जाते हैं इनके भी। तो अब तो चाइनीज जो बच्चे होंगे भाई, वो उस पर क्या होगा, मतलब अपनी उससे माँ के गुण होंगे, पिता के भी होंगे, दोनों के होंगे। तो चाइना की गलियों में, बीजिंग की गलियों में करदमपुरी के जीन्स घूम रहे होंगे, तो बच्चे दिखने में नूरीलाई के, अच्छा हाँ सुबह से मोहल्ला के बच्चे, तो चाइनीज बच्चे उनको देख के बड़े हैरान हो रहे होंगे, ये कैसे बच्चे अलग, वो थोड़ा डिफरेंट, उनके अंदर दोनों के गुण है, चाइनीज की माँ है उनकी और इंडियन बाप है उनका, तो दोनों के मिक्स जीन है। तो इसका मतलब अमान ने वहां जाके चाइना का क्या हिला दिया, जीन को हिला दिया। क्या हिला दिया भाई, डिस्टर्ब कर दिया, जीन पूल डिस्टर्ब कर दिया। तो जीन पूल क्या होता है, मैं शादी करने गया जी। जीन पूल डिस्टर्ब कैसे होता है, जब आप पॉपुलेशन में कोई नया जीन ऐड करते हैं। लेकिन हार्डी और वीनबर्ग का कहना था कि अगर कोई बाहर से ना आए या वहां का कोई कहीं ना जाए, तो साल दर साल पॉपुलेशन में उसी तरह के ऑर्गेनिज्म पाए जाएंगे। जैसे मान लो कि एक आइलैंड है, बहुत बड़ा आइलैंड है, टापू है, देखो कितना बड़ा है, अब बहुत बड़ा आइलैंड है, इस आइलैंड पे 2 कलर के हॉर्सेस पाए जाते हैं, ब्लैक हॉर्सेस और व्हाइट हॉर्सेस। अब ये क्योंकि आइलैंड है, तो यहाँ पे कोई बाहर से आ नहीं सकता और यहाँ का कोई बाहर जा नहीं सकता, जो है यही है। तो इस आइलैंड पे इवोल्यूशन नहीं होगा अगर कोई बाहर से यहाँ नहीं आता। इसका कोई एग्जांपल है रियल प्रैक्टिकल, इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल है, इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल है, अंडमान निकोबार में एक आइलैंड है, सेंटिनल आइलैंड, नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड, शायद सुना होगा आपने। वहां के जो आदिवासी है ना, वो लाखों साल इंसानों से पहले बिछड़ चुके थे हम लोगों से, और वो आज भी वैसे ही है जैसे वो 2 लाख साल पहले थे, और वहां पे इंसानों का जाना मना है उस आइलैंड पे। एक बार एक फोटोग्राफर चला गया था, क्रिश्चियन मिशनरी था वो, वहां सबको क्रिश्चियन बनाने गया था, समझे ना, मेरा यीशु यीशु करने गया था, तो वो वहां जाके भाई वो मार के खा गए उसको, हाँ उस फोटोग्राफर को मार के खा गए वो लोग, सेंटिनल लोग जो थे ना, वो बहुत एग्रेसिव है वहां के, उनके पास मतलब हथियार के नाम पे वही एरो, धनुष वगैरह, और ये इंसानों के पास आज से 2 लाख साल पहले हुआ करता था। मतलब वो अपडेट नहीं हो पाए बेचारे, रीजन वो पूरी दुनिया से क्या रह गए, आइसोलेशन। तो आइसोलेशन अच्छा नहीं होता, आइसोलेशन होने से क्या होता है, आप अपडेटेड नहीं रहते हो, इसीलिए घुलना मिलना, आई बात समझ में, अगर इवॉल्व होना है तो हुआ ये कि भाई सर ऐसा भी तो उनको यहाँ उठा के देखा जाओ, यहाँ लिया उन्हें, क्या हो गया उसको, ठीक से अब पूरी बात सुनो ध्यान से, जो मैं कॉन्टेक्स्ट उससे नहीं भटकना है। तो आइलैंड एक अच्छा एग्जांपल इसलिए क्योंकि आइलैंड जियोग्राफिकल आइसोलेशन का उदाहरण है। भाई उड़ने वाले परिंदे इधर उधर जा सकते हैं, लेकिन जमीनी जानवर थोड़ी ना क्रॉस कर सकते हैं इसको। तो आइलैंड पे ना तो बाहर से कोई हॉर्स आ सकता है ना कोई, समझ में आया कुछ? इसका मतलब अगर हम 20 साल बाद भी इस आइलैंड पे आए तो हमें 2 ही कलर के हॉर्सेस मिलेंगे, ब्लैक और, हम 200 साल बाद आए तो भी हमें 2 ही कलर के हॉर्सेस मिलेंगे, ब्लैक और, क्यों? क्योंकि यहाँ पे इवोल्यूशन हो ही नहीं रहा है। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि इनका जीन पूल स्टेबल है, ना कोई बाहर से आ सकता है ना कोई। अब मैं आपको जीन पूल को डिस्टर्ब करने के कुछ तरीके बताता हूँ, और वो तरीके इवोल्यूशन करवाते हैं। फैक्टर्स, अब मैं आपको वो फैक्टर्स बता रहा हूँ जो अफेक्ट करेंगे जीन पूल को, यानी फैक्टर्स दैट
disturbs, किसको डिस्टर्ब करेंगे जल्दी बताओ? हाँ, ऐसे भी बोल सकते हैं ना, जेनेटिक इक्विलिब्रियम, वो सारे फैक्टर जो किसको डिस्टर्ब करेंगे, एंड कॉजेस, और वो फिर करवाएंगे, क्या करवाएंगे, एंड कॉजेस इवोल्यूशन। वो फैक्टर्स क्या क्या है? देखो, सबसे पहला फैक्टर है जीन माइग्रेशन। जीन माइग्रेशन, और अगर ये बार बार होगा ना, जीन माइग्रेशन इफ अकर्स मल्टीपल टाइम्स, तो इसे जीन फ्लो बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? मल्टीपल टाइम्स अगर ये हो गया तो इसको बोलेंगे जीन। जैसे एग्जांपल के लिए प्रियांशी के केस में एक आदमी अफ्रीका से यहाँ पे आया था, और ये एक अनोखी शादी थी, ठीक है, जिसके बारे में सबको पता है। लेकिन शादी सक्सेसफुल होने के बाद बच्चे भी अच्छे हैं, हस्बैंड भी कहना मानता है, केयरिंग है, बहुत प्यार से बात करता है, ठीक है, सब बढ़िया चल रहा है। तो ऐसे देखा देखी ना, बाकियों ने भी कॉपी करना शुरू किया। फिर परी ने भी एक अफ्रीकन आदमी मंगवा लिया वहां से। हाँ, मतलब इससे बात करी, प्रियांशी तेरा कोई देवर है ऐसा जिसकी हाइट थोड़ी और ज्यादा हो, ठीक है। तो धीरे धीरे एक एक करके ना, मतलब फिर ऐसे साक्षी ने भी एक अफ्रीकन, समझ में आया? अब एक बार आया ठीक था, लेकिन जब बार बार इस तरीके से आते रहेंगे, मोनिका ने भी फिर अफ्रीकन आदमी चुना, ठीक है, तो फिर धीरे धीरे दिव्या ने भी, और फिर सबने, मतलब सबकी चॉइस, क्योंकि इन्होंने देखा कि भाई सब सक्सेसफुल है, सब अच्छा चल रहा है। ये सेंटिनल आइलैंड पे फंसी हुई है अभी इनके बारे में नहीं करेंगे बात अभी, इन नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड वाले हैं ये। अच्छा सुनो, तो हो क्या रहा है, एक बार एक अफ्रीकन आदमी आया था, तो क्या हुआ था, जीन माइग्रेशन हुआ था बच्चों। क्या हुआ था? लेकिन जब इतनी शादियां होगी लाइन से, जीन फ्लो हो गया। समझ में आया कुछ? जैसे अमान गया चाइना, फिर अमान के पीछे लोकेश चला गया, फिर आजम चला गया, धीरे धीरे सारे लौंडे चले गए यहाँ के। क्या हो रहा है ये? मैं तो दूंगा ना लाइफ, नहीं मैं खुश हूँ यहाँ पे मैं भेजूंगा सबको यहाँ से लिख लो तो धीरे धीरे क्या हुआ, एक बार हुआ तो बोलेंगे जीन माइग्रेशन, बार बार होगा तो क्या बोलेंगे? इससे क्या डिस्टर्ब होता है, और उससे क्या होता है? इवोल्यूशन। अच्छा, दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है जेनेटिक ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट क्या होता है बच्चों? ड्रिफ्ट का मतलब होता है खिसकना, या अचानक से, आपने फिजिक्स में पढ़ा भी होगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अगर इंस्टेंटेनियसली कोई चेंज आता है, अचानक से कोई बदलाव आता है, जैसे मान लो वो आइलैंड जो था, वही जिस पर 2 कलर के हॉर्सेस थे, हाँ, वहां पे मान लो सुनामी आ जाती है बेटा, सुनामी आ जाती है, और यहाँ पर हॉर्सेस की टोटल पॉपुलेशन है 100, मान लो सिर्फ 100 ही घोड़े, जिसमें से 90 घोड़े ब्लैक है और 10 व्हाइट है, और इस सुनामी के बाद ये 100 से घटकर सिर्फ 5 हॉर्सेस रह जाते हैं। तो कौन से कलर के हॉर्स के बिल्कुल खत्म होने के चांसेस ज्यादा है? क्योंकि पहले से ही कम थे। समझ में आ रहा है? ये तो वही वाली बात होगी कि अगर पेपर टफ आ जाए तो किसके फेल होने के चांस ज्यादा है? जिसके पहले पास होने के लाले पड़े थे। आई बात समझ में? जो बेचारा टॉप करा था वो, उसको उतना असर नहीं पड़ेगा, वो 90 की जगह 70 ले आएगा, 60 ले आएगा। लेकिन जिसके पहले ही 33 बड़ी मुश्किल से आ रहे थे, पेपर टफ आती है, उसके 5 नंबर आ रहे हैं, 10 नंबर आ रहे हैं, तो फेल हो जाएगा। तो यहाँ पर, ठीक है, ये आपके लिए नहीं था, ऐसे बुरा मत मानना। तो ये यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पे हॉर्सेस कम है भाई, और ब्लैक ज्यादा है 90, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? अचानक से पॉपुलेशन में चेंज आया, अचानक से रातों रात चेंज आया, और आबादी का एक बड़ा हिस्सा समाप्त हो गया। तो ज्यादा चांसेस किसके खत्म होने के हैं? जो पहले से ही कम है। अब अगर आप मान लीजिए सुनामी शांत हो गई, 5 साल बाद आ पाए, तो आपने कहा काला घोड़ा, काला घोड़ा, 9 सफेद घोड़ा, सारे काले घोड़े हैं, एक भी सफेद नहीं है। आपने बहुत ढूंढा, आपको सफेद मिला ही नहीं है, तो फिर आपको बाद में पता लगा सुनामी आई थी, सफेद खत्म हो गया, यानी उस पॉपुलेशन का क्या हो गया? इवोल्यूशन हो गया। क्या हो गया? अब समझा इवोल्यूशन क्या हुआ? इवोल्यूशन का मतलब ये नहीं है कि कुछ नया कुछ नया, पुराना भी अगर खत्म हो गया ना तो वो भी इवोल्यूशन ही है, जीन पूल डिस्टर्ब नहीं हो गया इसका। तो ये जेनेटिक ड्रिफ्ट है। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि पहले मान लो गाय जो है भाई, ये दिल्ली में गाय रहती है ना, गाय की मतलब गाय, वो पहाड़ है, ठीक है। अब कुछ गायों ने रातों रात प्लान बनाया कि भाई हम दिल्ली में नहीं रहेंगे, यहाँ पोल्यूशन हो रहा है, और पहाड़ की तरफ गए, और धीरे धीरे
ऊपर हाइट पे चढ़ने लगे। अब ऐसा तो नहीं कि सीधा एकदम लंबा सफर तय करेंगे, रुकेंगे खाएंगे हगेंगे, रुकेंगे खाएंगे हगेंगे, ऐसे करते 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 गायों ने यहाँ पर प्रजनन भी किया, क्योंकि जानवर है भाई, खाएंगे प्रजनन करेंगे, तो ये तो करते ही। अब इनके जो बच्चे होते हैं भाई, आपने देखा होगा गाय का बछड़ा हो चाहे भैंस का हो, जब वो पैदा होता है तो काफी हेयरी होता है, बालों वाला होता है। तो किन बछड़ों के बचने के चांसेस ज्यादा है, जिनकी हेयर ग्रोथ कम है या ज्यादा है? वही बचेंगे, बाकी ठंड से कप आके मर गए होंगे, अभी जबकि पहुंचे नहीं है हाइट पे ऊपर। फिर उन्होंने भी बड़े होकर खाया, ठीक है, थोड़ा सा चले, हगा बच्चे की। अच्छा, फिर उनके बच्चे हुए, वो और हेयरी हुए। धीरे धीरे कुछ वर्षों के बाद यहाँ पर ऐसी गाय तैयार हुई जिनके बहुत ज्यादा बाल है, उनका नाम पड़ा याक। तो याक जो कि एक टोटली न्यू स्पीशीज है, वो इन गायों के बच्चे जिन्होंने यहां से चलना शुरू किया था। कुछ समझ में आया आपको? मतलब the originally drifted population becomes the founder of this and this effect is called founder's effect। ये लाइन आपकी बुक में भी लिखी है, क्या लिखा है? when originally drifted population becomes the founder this effect is called originally drifted। इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इन्होंने शुरू में चलना शुरू किया था यहाँ से कि चलो चलते हैं, और वो वहां जाके फाउंडर बन गए। वो वहां जाके फाउंडर नहीं, मतलब नई पॉपुलेशन के फाउंडर तो वही कहलाएंगे। आ रहा है समझ में? तो जिन गायों ने यहां से चलना शुरू किया था, माइग्रेशन शुरू किया था, वो थे फाउंडर इस याक की पॉपुलेशन के। सो व्हेन ओरिजिनली ड्रिफ्टेड पॉपुलेशन बिकम्स द फाउंडर दिस इफेक्ट इज कॉल्ड फाउंडर्स इफेक्ट। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट भी एक तरीका है किसको डिस्टर्ब करने का? जेनेटिक इक्विलिब्रियम का। तीसरा है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन क्या होता है? मिक्सिंग ऑफ जीन्स, जो कि मियोसिस के दौरान होता है। पढ़ा था ना आपने, ग्राउंड सीड येलो हो सकता है, रिंकल्ड सीड येलो भी हो सकता है वो। चौथा कारण होता है जीन म्यूटेशन। म्यूटेशन समझते हो ना? डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान अगर डीएनए में गलती हो जाए जरा सी भी, तो उस गलती से नया जीन बन सकता है। लोकेश बोलना पड़ेगा बार। जीन म्यूटेशन का मतलब जीन का सीक्वेंस चेंज हो रहा है। और लास्ट है नेचुरल सिलेक्शन। क्या बोलेंगे इसको? नेचुरल सिलेक्शन ये कहता है कि भाई नेचर की कंडीशन हमेशा सेम नहीं रहती, नेचर की कंडीशन चेंज होती रहती है, और बदलती हुई कंडीशंस के हिसाब से जो बेटर फिट होता है, सुटेबल होता है, वही फिटेस्ट इंडिविजुअल होता है, वो सरवाइव करता है, ज्यादा से ज्यादा रिप्रोड्यूस करता है। तो वेरिएशंस नेचर में हमेशा से रहे, लेकिन नेचर ने हमेशा उस वेरिएशन को सिलेक्ट किया है जो सबसे फिट होता है। कुछ समझ में आ रहा है? तो नेचर सिलेक्ट्स द फिटेस्ट फॉर इट्स सर्वाइवल। तो यहाँ पे 5 फैक्टर हैं जो जेनेटिक इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करेंगे और क्या कॉज करेंगे। तो ये 5 फैक्टर अगर कहीं पर नहीं हुए, तो इस दुनिया के किसी भी जगह पे अगर ये 5 चीजें मिसिंग है, तो समझ लो वहां पर ये एग्जिस्ट करता है। क्या? और अगर जेनेटिक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है तो देयर इज नो इवोल्यूशन। इवोल्यूशन कब नहीं होगा? जब इक्विलिब्रियम होगा। इक्विलिब्रियम कब होगा? जब ये 5 तरह के डिस्टर्बेंसेस नहीं होंगे। वो 5 तरह के डिस्टर्बेंसेस क्या है? मल्टीपल टाइम्स जी, नेक्स्ट फिर आया समझ में? अब ये जैसे आइलैंड का एग्जांपल मैं ले रहा हूं, उसी में आपको फॉर्मूला भी बताते हैं। ये आइलैंड है, इस आइलैंड पे हॉर्सेस है और 2 कलर के हॉर्सेस है, ब्लैक और दूसरे व्हाइट। व्हाइट ब्लैक हॉर्सेस के 2 जीनोटाइप्स पॉसिबल है। क्या क्या? होमोजाइगस डोमिनेंट और हेटेरोजाइगस। और व्हाइट का एक ही है, होमोजाइगस रिसेसिव। तो यहां पर डोमिनेंट अलील क्या हुआ बच्चों? डोमिनेंट अलील ये हुआ कैपिटल बी। ऐसी रिसेसिव अलील क्या हुआ? रिसेसिव अलील हुआ स्मॉल बी। हुआ ना? अब कितनी बार डोमिनेंट अलील आ रहा है उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट अलील। क्या बोलेंगे इसको? फ्रीक्वेंसी ऑफ, मतलब कितनी बार रिपीट हो रहा है, कितनी बार डोमिनेंट अलील पॉपुलेशन में रिपीट हो रहा है। फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट अलील, उसको लिखने का तरीका है पी। ऐसी फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव अलील, उसको लिखने का तरीका है क्यू। क्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू हार्डी-वीनबर्ग इक्विलिब्रियम, हार्डी-वीनबर्ग इक्विलिब्रियम ये कहता है कि P प्लस Q हमेशा 1 के बराबर आएगा। यानी डोमिनेंट अलील की फ्रीक्वेंसी और रिसेसिव अलील की फ्रीक्वेंसी का सम हमेशा 1 के बराबर आएगा। यानी P प्लस Q शुड ऑलवेज बी इक्वल टू 1। ऐसा कहता है कौन? हार्डी
वीनबर्ग इक्विलिब्रियम। और ये तब तक रहेगा जब तक इसका जीन पूल स्टेबल है। क्या स्टेबल है? और जीन पूल स्टेबल है जब तक कोई डिस्टर्बेंस बाहर से। तो P प्लस क्यू बराबर अगर 1 है तो आप दोनों साइड स्क्वायर भी तो कर सकते हो। तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq इज इक्वल टू, अब सुन लो, पी स्क्वायर कौन होते हैं? पी स्क्वायर होते हैं ये कैपिटल बी होमोजाइगस डोमिनेंट। क्यू स्क्वायर कौन होते हैं? स्मॉल बी होमोजाइगस रिसेसिव। और 2pq कौन होते हैं? हेटेरोजाइगस। कौन होते हैं? समझ गए? होमोजाइगस डोमिनेंट, होमोजाइगस रिसेसिव और हेटेरोजाइगस। तो 3 तरह के इंडिविजुअल्स हो गए यहाँ पे। आ रहा है समझ में? एक बार फिर से सुन लो, किसी भी पॉपुलेशन का जीन पूल तब तक स्टेबल है जब तक बाहर से कोई डिस्टर्बेंस। एग्जांपल के लिए एक आइलैंड है जिसपे हॉर्स है, 2 तरह के, ब्लैक हॉर्सेस और, अब जैसे मैं यहाँ पे फ्रीक्वेंसी निकालूं, आप पहले बताओ कितने हॉर्स दिख रहे हैं तुमको? 4 दिख रहे हैं मेरे को। 1 2 3 4 ही तो है। अब इन 4 हॉर्सेस में बताओ अलील कितने टोटल? 8। तो अगर हमसे पूछा जाए कि डोमिनेंट अलील कितनी बार आ रहा है तो हम क्या लिखेंगे? 4/8। फ्रीक्वेंसी तो ऐसी निकलती है ना। फेवरेबल आउटकम, टोटल आउटकम कितना आएगा? पॉइंट आया। ऐसी क्यू जो है वो कितना आएगा? कितना आएगा? पॉइंट। इसीलिए बोलते हैं P प्लस क्यू इज इक्वल टू, देखो 0.5 जोड़ो कितना आएगा। तो इसका कहने का मतलब ये है कि डोमिनेंट एलील की फ्रीक्वेंसी और रिसेसिव एलील की फ्रीक्वेंसी का सम हमेशा किसके बराबर आएगा? 1 के बराबर आएगा। याद रहेगी बात? सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज ऑफ डोमिनेंट एलील प्लस रिसेसिव एलील इज ऑलवेज इक्वल टू, याद रहेगा? कोई डाउट इस बात पे? किसी को भी हो? कोई डाउट नहीं है? क्वेश्चन कर सकते हैं? चलो, नेचुरल सिलेक्शन कैसे डिस्टर्ब करता है वो भी दिखा दूं। नेचुरल सिलेक्शन कैसे डिस्टर्ब करता है, देखो। जैसे मान लो ये है पॉपुलेशन साइज, ये है फिनोटाइप, ये है फिनोटाइप, ये ग्राफ है। ग्राफ एक बेल शेप का है। इसका मतलब ये हुआ कि इस पर्टिकुलर बीच वाला ये जो फिनोटाइप है, इस फिनोटाइप के लोग सबसे ज्यादा है। इस फिनोटाइप के मान लो 3 फिनोटाइप है बेटा, ए है, बी है और सी फिनोटाइप है। तो बी फिनोटाइप के लोग सबसे ज्यादा है, ए के भी कम है और सी के भी कम है। लेकिन समय के साथ साथ ये ग्राफ 3 तरीके से डिस्टर्ब होता है। 3 तरीके से कैसे डिस्टर्ब होता है? देखो, पहला तरीका, जो चीज डिमांड में है वो डिमांड में और ज्यादा हो जाए, इसको बोलते हैं स्टेबलाइजिंग। क्या बोलते हैं इसको? स्टेबलाइजिंग का मतलब जो चीज पहले से ज्यादा है अब वो और ज्यादा हो गई है। ये पॉपुलेशन है, ये नीचे फिनोटाइप है, ठीक है? तो ये बी फिनोटाइप जो पहले से ज्यादा था अब देखो बहुत ज्यादा नहीं हो गया, और ए और सी जो थोड़ा बहुत थे वो और भी कम हो गए। समझ में आया कुछ? इसको स्टेबलाइजिंग बोलते हैं। स्टेबलाइजिंग का एग्जांपल है, जैसे पहले ना वो मच्छर भी होते थे जिन पे मॉस्किटो रेपेलेंट असर नहीं करते थे, ऑल आउट, गुड नाइट, मॉस्किटो, ये सब असर नहीं करते थे। ऐसे मच्छर भी होते थे और वो ज्यादा होते थे, बी वाले। ए और सी वो मच्छर है जो मर जाते थे। आज क्या है? आज ए और सी बहुत कम है, सारे मच्छर ऐसे, उनका असर ही नहीं होता मॉस्किटो रेपेलेंट का। समझ में हो रहा है? यानी किसकी पॉपुलेशन स्टेबलाइज होती जा रही है? रेजिस्टेंट वेराइटीज की इवोल्यूशन हो रहा है। दूसरा होता है दूसरा ये है डिसरप्टिव। डिसरप्टिव का मतलब ये हो गया कि जो बी वैरायटी है वो तो एकदम कम हो गई, ए और सी ज्यादा हो गए। समझो, बी कम हो गया, ए और सी। ये बिल्कुल वैसा है कि जैसे पहले कोई चीज पहले बहुत ज्यादा थी, अब उसकी जगह 2 चीजें ज्यादा हो गई। जैसे इसको थोड़ा सा मार्केट के हिसाब से या किसी भी चीज में ले सकते हैं। बोलो, आपके दिमाग में कोई एग्जांपल है इसका? जैसे पहले नोकिया एक कंपनी होती, जब आप पैदा भी नहीं हुए थे तब की बात है। नोकिया कंपनी का नाम होता था मोबाइल फोन से, सबसे ज्यादा नोकिया के मोबाइल फोन होते थे ना, नोकिया। आज की डेट में नोकिया का नाम और निशान नहीं है, बहुत कम है, मतलब ना के बराबर। और उसकी जगह 2 कंपनियों ने पूरी मार्केट को कैप्चर कर लिया है, एमआई और एप्पल। एमआई और एप्पल के फोन सबसे ज्यादा है, सैमसंग नहीं है, पर 2 का एग्जांपल हम ले सकते हैं। मतलब पहले जो ज्यादा था वो एकदम डाउन हो गया और बाकी 2 उसकी जगह पे ज्यादा आ गए। आप ऐसे समझ लो कि पहले रेड कलर के क्रैप्स, लाल रंग के केकड़े ज्यादा होते थे, अभी लाल रंग के कम हो गए, व्हाइट और ब्लैक केकड़े ज्यादा हो गए। क्यों भाई व्हाइट और ब्लैक ज्यादा इसलिए हो गए? क्योंकि व्हाइट और ब्लैक क्रैप जो है पत्थरों पे बैठ के चुभ जाते हैं, मछली की नजर नहीं पड़ती। लाल वाले दूर से ही दिख जाते हैं, लाल वालों को खा जाते हैं। तो आबादी कम किसकी होगी? रेड क्रैप्स की, और बढ़ किसकी गई? व्हाइट और ब्लैक क्रैप्स की। समझ में आया कुछ? तो ये इसको बोलते हैं डिसरप्टिव। क्या बोलते हैं इसको? कल ही है ना प्री बोर्ड आपका,
अच्छा ये पहले वाला क्या है? पहले वाला है स्टेबलाइजिंग, दूसरा वाला क्या है? डिसरप्टर। तीसरा देखो, तीसरे में क्या है? देखो मैं पहले पुराना वाला ग्राफ दिखाता हूँ। देखो ए बी सी बोला था ना मैंने, ए पी और सी। तो पहले वैल्यू किसकी ज्यादा थी बेटा? बी की। अब मान लो वक्त बीता, समय जैसे जैसे टाइम बीता गया, ऐसे करते 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 अब जो सी है वो ज्यादा हो गया, जो सी है वो ज्यादा हो गया। पहले कौन ज्यादा था? बी। इसको बोलते हैं डायरेक्शनल शिफ्ट। कैसा शिफ्ट है ये? मतलब चेंजेस जो है वो एक डायरेक्शन में शिफ्ट हो गए, ये डायरेक्शनल है। डायरेक्शन का एग्जांपल है, जैसे पहले व्हाइट विंग मॉथ ज्यादा होते थे इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले, फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद डार्क विंग मॉथ। समझ में आया? यानी चेंज एक डायरेक्शन में आ रहा है। पहले आबादी ज्यादा थी व्हाइट विंग मॉथ की, पोल्यूशन फैलने से पहले, इंडस्ट्री लगने से पहले। फिर आबादी ज्यादा किसकी हो गई? डार्क विंग मॉथ की। तो इसका मतलब नेचुरल सिलेक्शन डिस्टर्ब कर रहा है, नेचुरल सिलेक्शन डिस्टर्ब कर रहा है पॉपुलेशन को। कितने तरीके से डिस्टर्ब कर रहा है? 3 तरीके से। पहला तरीका है स्टेबलाइजर, यानी जो चीज पहले से ज्यादा है वो अब और ज्यादा है। दूसरा है जो चीज पहले से ज्यादा है उसकी जगह 2 नई चीजें ज्यादा है। और तीसरा, हाँ, जो चीज पहले से ज्यादा है उसकी जगह अब कोई और चीज ज्यादा है, ट्रेंडिंग में है। समझ में आया? हार्डी-वीनबर्ग इक्विलिब्रियम क्या कुछ रियलिस्टिक है? एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। कैसी सिचुएशन है? इसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है। तो फिर इसे पढ़ाते क्यों है? ताकि हम ये समझ पाए कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए। क्योंकि जब तक ये इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है कोई इवोल्यूशन, लेकिन इस इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करने के कितने फैक्टर हैं? जरा बोलो क्या क्या? बिग ड्रिफ्ट, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, जीन म्यूटेशन, नेचुरल सिलेक्शन। इन पांचों में से एक भी फैक्टर अगर मौजूद है तो ये इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये इक्विलिब्रियम कहता है द सम टोटल ऑफ अलील फ्रीक्वेंसीज इन अ पॉपुलेशन रिमेन्स कांस्टेंट जनरेशन आफ्टर जनरेशन। लिखा है ना, द सम टोटल ऑफ अलील फ्रीक्वेंसी क्या है बेटा? P प्लस Q इज इक्वल टू, P प्लस Q हमेशा कितना आएगा? 1 आएगा। एक कांस्टेंट नंबर है और ये जनरेशन आफ्टर जनरेशन यही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। कब तक रहेगा ऐसा ही? जब तक कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता। याद रहेगा? देखो बहुत ही आसान सवाल है, करो उसको। कह रहा है इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑटोसोमल डोमिनेंट अलील इज 0.6। डोमिनेंट अलील की फ्रीक्वेंसी दी है, मतलब क्या दे रखा है? P बराबर दे रखा है 0.6। कह रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ रिसेसिव फिनोटाइप। भाई रिसेसिव फिनोटाइप किसका होता है? किसका होता है? Q स्क्वायर का। बताया था ना, फॉर्मूले में नहीं बताया था? P स्क्वायर क्या होता है? होमोजाइगस डोमिनेंट। 2pq क्या होते हैं? हेटेरोजाइगस। और Q स्क्वायर क्या होता है? निकाल लो इसको जल्दी से, कल आ जाएगा पेपर में। अच्छा क्वेश्चन है, निकालो जरा। क्या आएगा Q? Q कितना आएगा पहले ये बताओ? 0.4। Q आएगा 0.4। क्यों भाई? क्योंकि P प्लस Q बराबर कितना होता है? P प्लस Q 1 होता है, तो फिर P कितना आएगा? 1 Q कितना आएगा? हाँ? तो उस तरीके से कितना आएगा? पॉइंट। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है Q स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा? 0.4 का कितना आएगा? पर ये तो आंसर नहीं होगा, ऑप्शन में ही है। रुक जाओ, अब ये 0.16 है। अगर हम इसे परसेंटेज में एक्सप्रेस करें तो इसको क्या लिखेंगे? 16%। कितना परसेंट? 16% टोटल पॉपुलेशन का। टोटल पॉपुलेशन कितनी है? 10,000। निकालो कितना आएगा? 16% 10,000 का कितना आएगा? ऐसे आएंगे क्वेश्चंस। कर पाओगे? कर लोगे ऐसे क्वेश्चंस?